अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सियासी माहौल में तनाव बढ़ रहा है। अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर दबाव बढ़ा रहे हैं। कल नवाज शरीफ ने खिताब किया, बराह रास्त वज़ीर आज़म पर तनकीद की, मरियम नवाज ने भी तनकीद की, जबकि आज वज़ीर आज़म ने खिताब किया और नवाज शरीफ समेत अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि खुद लंदन में बैठे हैं, कारकुनों को सड़कों पर आने का कह रहे हैं, कारकुन इनकी चोरी बचाने के लिए नहीं आएंगे। लोग निकलते हैं किसी मकसद के लिए, किसी नजरिए के लिए निकलते हैं। लोग निकलते हैं जुल्म का मुकाबला करने के लिए। लोग किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। खुद लंदन बैठा हुआ है, कारकुनों को कह रहे जनाब आप जाके आप सड़कों पर निकलें और उसकी चोरी बचाएं। वो आप कीमे के नान भी खिला दें, वो फिर भी नहीं निकलेंगे। साथ ही वज़ीर आज़म ने खबरदार किया कि अपोजिशन ने कानून तोड़ा तो वो जेल जाएंगे। आपने जो मर्जी करना है, जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे। और वो जेल में नहीं, अब वीआईपी जेल में नहीं जाएंगे, अब जाएंगे जिधर आम बेचारा गरीब आदमी, गरीब जिधर मुजरिम जाता है। अपोजिशन कह रही है, नून लीग कह रही है कि उन्हें फौज की सियासत में मुदाखलत से मसला है, मगर वजीर आजम ने कोई और वजह बताई। वो वजह हम आपको दिखाएंगे, उस पर सवाल भी करेंगे। हमारे साथ साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब आपका जो बयानिया है उसका एक काउंटर बयानिया दिया आज वजीर आजम ने, मैं जरा आपको भी दिखा दूं, अवाम को भी, फिर मैं आपके आगे सवाल रखता हूँ। पाकिस्तानी फौज के ऊपर ये जो उंगलियां उठा रहे हैं, मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि मुझे क्यों नहीं कोई प्रॉब्लम, मुझे कोई पाकिस्तानी फौज से क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्यों हर जगह पाकिस्तान की फौज खड़ी है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, हर एजेंडा के साथ खड़ी है, हमें क्यों नहीं प्रॉब्लम? कौन सा मेरा मंशूर है जिसके पीछे हमारी फौज ने मदद नहीं की? इशू ये है कि अगर आज इमरान खान पैसा बनाना शुरू कर दे और अगर मैं यहां से पैसा चोरी कर करके बाहर मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कर दूं, तो सबसे पहले हमारी ISI को पता चलेगा। मुझे इसलिए नहीं प्रॉब्लम क्योंकि ISI को पता है कि इमरान खान कैसी जिंदगी गुजार रहा है। इनको क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि बाकी सारे इदारों को तो ये कंट्रोल करके बैठ जाते हैं। जिनका काम चेक और बैलेंस करना है वो सारे इदारे कंट्रोल कर लेते हैं। एक इदारा रह जाता है, उनको पता है कि पाकिस्तान ISI को सारी इनकी चोरी का पता है, अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। भाई साहब ये वजह वजीर आजम ने बताई है कि ISI को चोरी का पता होता है, इसलिए इनकी लड़ाई होती है। मेरी से लड़ाई नहीं हो रही, मेरे साथ फौज खड़ी है क्योंकि मैं करप्ट नहीं हूं, उनको सब पता है। शाहजेब साहब मैं क्या कह सकता हूँ, यकीन करें नाकाबिले यकीन बातें जो आपने मुझे सुनाई हैं मैंने पहले नहीं सुनी थी। और ये तो यकीनन एक मखबूतुल हवास शख्स की बातें हैं जो कहता है कि ISI जो है वो चोरी पकड़ती है। ISI तो हमारा प्रीमियर इदारा है इंटेलिजेंस का और काउंटर इंटेलिजेंस का, उनके मुल्क के अंदरूनी मामला से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो वज़ीर साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदरूनी मामला भी वो चलाते हैं, तो इस बात पर तो फिर बहस होनी चाहिए। ये वो बातें हैं, ISI वो इदारा है जिसको पब्लिक डिबेट में नहीं लाया जाता, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। तो मेरे ख्याल वज़ीर आज़म साहब ने अपना ओथ नहीं पढ़ा या उनको इन बातों का इल्म नहीं है कि आज वो अपना इक़्तिदार बचाने के लिए जो उन्होंने करप्शन की है, जो उन्होंने अवाम को लूटा है, जो उन्होंने आज पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी है, जो उन्होंने अवाम पर महंगाई का सैलाब डाला है, उससे तवज्जो हटाने के लिए हर किस्म की बातें करने को तैयार हैं। मगर आप मुझे ये बताएं, मगर किसने फौज पर उंगली उठाई है? ये आज वज़ीर आज़म कह रहा है कि फौज पर उंगली उठाते हैं, किसने फौज पर उंगली उठाई है उसका नाम लें। भाई साहब उन्होंने नाम लेके बयानिया है बड़ा साथ नहीं, मगर उन्होंने एक बात कही, उन्होंने, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने उनसे इस्तीफ़ा मांगा था जो उस वक्त DG ISI थे, और धरने के दौरान तो उन्होंने फिर वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू में तनकीद की थी कि मैं होता तो मैं आगे से इस्तीफ़ा मांग लेता। मगर आज उन्होंने एक और बात की कि क्यों इस्तीफ़ा मांगा गया था नवाज शरीफ साहब से। ये वाला कमेंट भी ज़रा सुन लीजिए, मैं फिर आपके सामने सवाल रखता हूँ। फौज को पता है, जब उनको पता चल जाता है वो जाके चुप करके बताते हैं इनको कि देखें जी आपने इधर इतनी कमीशन ले ली, उधर इतना पैसा बना लिया, तो ये उनको सारा वक्त डरे हुए होते हैं।
तो जब नवाज शरीफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक ISI के जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो, क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि जहीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। इसलिए आप समझ जाएं कि इसका मसला कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी तो मैं हूं, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा वोट लेके आया हूं, पाकिस्तान की तारीख में 5 हल्कों से जीता हूं। जी भाई साहब, ये बात मियां नवाज शरीफ ने कही थी इस्तीफे वाली, उसका उन्होंने जवाब दिया है। इनको जवाब देने की ज़रूरत क्या थी? उन्होंने सुना है, आपने सुना उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौज जो है वो पाकिस्तान में नज़र रखती है सिविलियन गवर्नमेंट पर कि कोई चोरी तो नहीं कर रहा। ये हमारी फ़ौज के मैंडेट में शामिल नहीं है। इसके बहुत से इदारे बने हुए हैं। ये अगर वज़ीर-ए-आज़म मुल्क का ये कह रहा है कि ISI और ISI प्राइम मिनिस्टर पर नज़र रखती है और उसको कहती है कि तुम मुल्क गवर्नमेंट छोड़ के चले जाओ क्योंकि तुमने कोई करप्शन की है, तो ये तो फिर कुछ मामला ख़राब नज़र आता है। जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बात कर दी है इसको ज़रा दुरुस्त फरमाएं, क्योंकि ये हक़ाइक़ से, आइन से, कानून से और जिस तरह ISI और फ़ौज ऑपरेट करते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं भी वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, मैंने कभी ऐसी बात ज़िंदगी में नहीं सुनी है। ये तो बड़ी हैरानकुन बातें आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाई हैं। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि ये फ़ौज को और ISI को सियासत में मुलव्वस ना करें। उनका सियासत काम नहीं है। सियासत आपने करनी है तो अपोजिशन का जवाब दें। अपोजिशन आज पूछ रही है कि चीनी 110 रुपये की क्यों है, आज आटा 75 रुपये का क्यों है, आपके वज़रा SAPM एडवाइज़र जो करप्शन कर रहे हैं उसके ज़िम्मेदार आप हैं या नहीं हैं, आज मुल्क की मईशत क्यों तबाह हुई है, आज अवाम ये पूछ रहे हैं, उसका जवाब दें। इधर उधर की बातें मत करें। और फ़ौज और इंटेलिजेंस के इदारों को इन बातों में मुलव्वस करना अपनी जान बचाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए, अपनी नाअहली बचाने के लिए ये कोई शख्स कबूल नहीं करेगा। भाई साहब, जब आप जवाब दें ना पाकिस्तान के अवाम को, जब आप ये कहें कि जब नवाज शरीफ साहब कहेंगे कि इनको लाने वाले कोई और हैं, हमारा असल जो मसला है लाने वालों में से है, फिर वो ये कहेंगे कि मरियम नवाज कहेंगी कि इदारों को देखना चाहिए कि इनकी जो परफॉर्मेंस है, जो कारकर्दगी है, इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो फिर वजीर आज़म उसका क्या जवाब नहीं देंगे कि इदारे मुझे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वो बता रहे हैं अवाम को रीज़न के जी इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, मैं करप्ट नहीं हूँ। जी वो करप्ट नहीं है कैसे? ये तो करप्शन का दावा उन्होंने खुद कर लिया कि मैं करप्ट नहीं हूँ। कौन करप्ट है पाकिस्तान में? उसको ढूंढा है आपने? किसी पे इल्ज़ाम लगा सके? हमारी 5 साल की हुकूमत पे इल्ज़ाम लग सका है? आज 250 अरब सिर्फ चीनी की करप्शन हो चुकी है। और इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं ये उसी बात की तायीद है जो हम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कहा था कि 2018 के इलेक्शन फेयर नहीं थे, उनमें धांधली हुई है। ये उसी बात की तायीद कर रहे हैं। मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूँ कि फ़ौज और इंटेलिजेंस के इदारों को इन मामलात से बाहर रहने दें। आपने सियासत करनी है, सियासत होती है पार्लियामान में, सियासत होती है अवाम में, सियासत होती है इश्यूज़ पर। आपके पास कोई जवाब है किसी इशू का? आपके पास जवाब है कि पाकिस्तान की मईशत क्यों तबाह हुई? आपके पास जवाब है कि मुल्क में बेरोज़गारी क्यों बढ़ गई है? आपके पास जवाब है कि मुल्क में गुर्बत में इजाफा क्यों हो रहा है? आपको जवाब है कि आपकी हुकूमत आज तक एक मुस्बत काम 2 साल में नहीं कर सकी। आज आप कभी फ़ौज को घसीट रहे हैं सियासत में, कभी आप इंटेलिजेंस के इदारों को घसीट रहे हैं। जो अवाम का नुमाइंदा होता है, जो अवाम से वोट लेकर आता है, वो कभी भी ये दावे नहीं करता कि फ़ौज मेरे साथ खड़ी है। फ़ौज आइन के मुताबिक हर हुकूमत के साथ खड़ी होती है। ये हमारी तवक्को भी है और ये हमारा यकीन भी है। जो प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि फ़ौज मेरे साथ खड़ी है और ISI के इदारे नज़र रखते हैं सिविल हुकूमत पर कि वो कोई ख़राबी ना करे, तो ये तो बिल्कुल काबिल कबूल बात नहीं है और ये हकीकत के बिल्कुल उसके बरक्स है। मगर बड़ी हैरानकुन बातें आप साहब ने की हैं। मेरा गुजारिश होगी कि इनका दिमागी मायना कराएं, इनका दिमागी मायना कराएं, पता चले कि इनकी दिमागी कैफियत क्या है, क्योंकि ये तो मुल्क को कहीं और लेकर जा रहे हैं। आइन ये कहता है कि हुकूमत और इंटेलिजेंस के इदारे हुकूमत के अंदर मुलव्वस नहीं होते, उनको नहीं होना चाहिए। आज वज़ीर-ए-आज़म इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि फ़ौज और इंटेलिजेंस के इदारे हुकूमत में मुलव्वस हैं।
तो वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं वो बरक्स बात कर रहे हैं, आइन के बरक्स बात कर रहे हैं, हकीकत के बरक्स बात नहीं कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। देखिए हकीकत जो है, मैं आइनी हकीकत की बात कर रहा हूँ। आइनी हकीकत ये है जो हम सब जानते हैं कि हर इदारे का अपना एक रोल है, और हम भी यही कह रहे हैं कि हर इदारा अपने रोल के अंदर, अपने दायरे के अंदर रहकर मुल्क के लिए काम करे। लेकिन हमारा वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि नहीं, फ़ौज जो होती है वो सिविलियन हुकूमत पर नज़र रखती है, फ़ौज मेरे साथ खड़ी है क्योंकि मैं करप्ट नहीं हूँ। किसने आपको नॉन करप्शन का सर्टिफिकेट दिया है? उस शख्स का नाम बताएं। आप जवाब दें ना। आप टैक्स आप देते नहीं हैं, आपकी आमदन कहाँ से आ गई है? आप अखराजात कैसे पूरे करते हैं? जवाब है इनके पास। भाई साहब साथ में उन्होंने कहा अपने आप को जी साथ में उन्होंने कहा कि आप लोगों को जेल में डालेंगे अगर कानून तोड़ा, और वो परेशान, वो कह रहे हैं आपके कारकुन निकलेंगे भी नहीं, क्योंकि चोरी बचाने के लिए खुद नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं, अपनी चोरी बचाने के लिए कारकुन नहीं निकलेंगे बाहर। कारकुन जो है, चोरी जो आपने नवाज शरीफ की पकड़ी है, कोई एक पैसे की चोरी पकड़ी है? आपने जज अरशद मलिक पर दबाव डालकर उसको कन्विक्ट किया, झूठे मुकदमे बनाए। आपने DGFI को, वही प्राइम मिनिस्टर है जिसने DGFI को बुलाकर कहा कि मुकदमे बनाओ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, उसके ख़ानदान के ख़िलाफ़, ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ मुकदमे बनाओ और आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा बनाओ। ये वही आदमी बोल रहा है आज। मैं कहता हूँ इसका दिमागी मायना कराएं, फिर आपको हकीकत पता चलेगी। मगर अब्बासी साहब जेल में डालने की भी साथ बात कर रहे हैं। आप कह रहे, आपके कारकुन का ये तो कह रहे हैं कि नहीं निकलेंगे, मगर अगर आप लोगों ने कानून तोड़ा तो जेल में जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं कि आपकी ये तहरीक कामयाब हो पाएगी या एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन आपके खिलाफ होता नजर आएगा? हम जेल से पहले भी हुए हैं। जेल से इमरान खान घबराता होगा, हम नहीं घबराते। और इमरान खान के पास कोई कानूनी ताकत नहीं है किसी को जेल में डालने की, उसको ये भी इल्म नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ वही आदमी है जो DGFI को कह रहा था कि लोगों को जेल में डालो, जाली मुकदमे बनाओ, इनको आर्टिकल 6 लगाओ। ये वही आदमी है जेल में डालने की धमकियां दे रहा है। तो धमकियां जो होती है वो बुज़दिल आदमी की आखिरी आवाज़ होती है। अच्छा, और कंसर्न आप लोगों का है, कोई इख्तलाफात हैं पीपल्स पार्टी के साथ इस्तीफों के मामले पर? कल फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से इशारा दिया है, क्या वो नहीं मान रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, इस्तीफे तो आखिरी स्टेप होता है ना, आखिरी स्टेप होगा। अगर हुकूमत यहाँ से अवाम की जान नहीं छोड़ेगी तो आखिरी स्टेप है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि बात वहाँ तक कभी पहुँचेगी। ये पहले ही यहाँ से छोड़कर भागेंगे। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी से पूछेंगे उनके क्या कंसर्न्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं, एक ब्रेक के बाद। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज कहा कि तहरीक अदम एतमाद से लेकर इस्तीफे तमाम ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, मगर ख्वाजा आसिफ साहब ने कल फिर एक इशारा दिया जैसे आप मान ना रहे हो इस्तीफों के मामले के हवाले से। इस वक्त क्या पोजीशन है? शाहजेब साहब, ये जो हमारी है ना जी, ख्वाजा साहब ने कहा और अपोजिशन की जमातों के अंदर जो इत्तेहाद है उसमें कोई प्रॉब्लम है। जो सवाल है कि हम आज बिलावल साहब ने कहा कि हमारे पास अदम एतमाद का भी ऑप्शन है, इस्तीफों का भी ऑप्शन है, आज बाकायदा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। लेकिन मैं आपको एक और वजाहत कर दूं कि एक माजी है हमारा कि जब जिस मुल्क के अंदर कोई हुकूमत ख़त्म की जाती थी तो जो पावरफुल लोग हैं वो दूसरी तरफ खड़े हो जाते थे और इशारा ये होता था कि अब इसकी हुकूमत तो नहीं बनेगी। सो वोट स्विंग भी हो जाता था और जो मौसमी परिंदे हैं वो भी वहाँ चले जाते थे। सो इशारा पक्का हो जाता था कि जनाब अब इसने हुकूमत में आना है, तो उसको वोट पड़ जाता था। इस सूरत में जो आज हम खड़े हैं, अगर हम इस हुकूमत को चलता कर सकते हैं, जो हमारा ख्वाब और हमारी ख्वाहिश और हमारी कोशिश है, अगर हम इस हुकूमत को हटा देते हैं, सियासत के अंदर मदाखलत बंद कराने में कामयाब हो जाते हैं, जिस तरह कहा गया है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहते, या उसको मिनिमाइज, विजिबली मिनिमाइज करा देते हैं, पीछे हट जाते हैं सारे, और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाता है, तो पीपल्स पार्टी क्या सारी अपोजिशन की जमातों को पहले से ज्यादा वोट मिलेंगे और हुक्मरान इत्तेहाद भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद इमरान खान के साथ नहीं खड़ा, एक इत्तेहादी छोड़ चुके हैं, दूसरे काफ लीग वाले हैं। आपको पता है खान साहब की दावत में नहीं गए थे बजट में, उन्होंने कहा वोट हम देंगे क्योंकि हमारी मजबूरी है। इसी तरह बाकी इत्तेहादी हैं वो भी छोड़ देंगे, और खान साहब की जमात में आए हुए जो मौसमों के लिहाज से आने वाले लोग होते हैं, जो इक़्तिदार के लिए आए थे, वो भी अपनी अपनी पनाहें ढूंढने चले जाएंगे। सो हमें तो पहले से ज्यादा वोट मिलने का अगर इलेक्शन पर बात जाती है तो अगर ऐसा हो तो हम क्यों ना
इस्तीफे दे देंगे और क्यों ना नए इलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि हम पहले से ज़्यादा वोट लेके आएंगे। मगर खैर साहब, तहरीक अदम एतमाद वाला मामला तो हो नहीं पाएगा। इदारे हुकूमत के साथ खड़े हैं। आपने कहा काफ लीग की मजबूरी थी, वोट दिया, वो मजबूरी अपनी जगह बरकरार रहेगी, एमकेएम की मजबूरी अपनी जगह बरकरार रहेगी। तो आपके इस्तीफों के बगैर क्या कुछ हो पाएगा? देखिए ना शाहजेब, ये जो आपने सवाल किया ना, बैन ही हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी को पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल है तो वो नहीं होनी चाहिए। वैसे इदारों को यकीनन हुकूमत के कहने पे काम करना है। जहां इदारों का अपना आईनी रोल है, वो बिल्कुल जहां हुकूमत उन्हें कहे उन्हें काम करने की, सियासत के अंदर उनकी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। यही तो हमारा तकाजा है, यही अपोजिशन का मुतालबा है। और दूसरी बात कि मैंने अर्ज किया ना, अभी मोमेंटम बनेगा। इस्तीफे किसी तहरीक का मंतकी नतीजा हो सकता है ना, जब सारे प्रोसेस करके मोमेंटम बना के प्रेशर बिल्ड अप करके। अभी हमारा एक जलसा नहीं हुआ, सिर्फ ऐलान हुआ है, तो हुकूमत बुखलाई हुई है। यानी जब वजीर आजम साहब खुद अपने आवाज पे काबू नहीं पा सकते, उनके वज़रा नहीं पा सकते, तो आप समझ लें कि क्या सूरत हाल है। थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड होगा, इसीलिए हमारी एक कमेटी बनी हुई है और वो फैसले करेगी कि कौन सा काम हमने कब करना है। जिसका वक्त आएगा फैसला होगा, आप सारी अपोजिशन को मुत्तफिक पाएंगे। आप सारी जमातें, आप देखिएगा 16 को इंशाल्लाह इट विल बी ए ह्यूज गैदरिंग। गुजरांवाला की तारीख का बड़ा जलसा होगा, सारी कौमी क़यादत वहां खड़ी होगी और आप उनका बयानिया भी सुन लेंगे। मगर साहब, आपने कहा कि सियासी सपोर्ट इदारों को नहीं देनी चाहिए हुकूमत को, मगर वज़ीर आज़म बड़े क्लियर हैं कि मुझे सपोर्ट इसलिए है क्योंकि मैं करप्ट नहीं हूं। उन्होंने मिसाल भी दी कि ज़हीरुल इस्लाम ने नवाज शरीफ से इस्तीफा मांगा तो इसलिए मांग सके क्योंकि उनके पास करप्शन के सबूत होते हैं, आईएसआई के पास इनके करप्शन के सबूत होते हैं। तो वो बड़े क्लियर है कि करप्शन ना होने की वजह से इस पर सपोर्ट है हुकूमत को। अच्छा शाहजेब, ये एक तरह ना वज़ीर आज़म साहब को फौज को, आईएसआई को, बाकी इदारों को मदाखलत में अपने साथ इन्वॉल्व करते हुए समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रहे हैं। अब एक बात आपने कही है, मैंने भी सुनी वज़ीर आज़म साहब की वो बात जो आपने अभी सवाल की सूरत में रखा मेरे सामने। वज़ीर आज़म का बयानिया ज़रा गौर फरमाएं क्या है। वो कहते हैं जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब ने इस्तीफ़ा इसलिए मांगा कि उन्हें पता था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने करप्शन किया, उनके पास सबूत थे। अच्छा फर्ज करें, बिल्कुल मैं सिर्फ आर्गूमेंट की बात कर रहा हूं, सिर्फ फर्ज करें कि यह बात दुरुस्त है कि आईएसआई ने किसी सियासी सरबराह के, किसी सियासी रहनुमा के सबूत उनके पास आ गए। इवन देन आईएसआई के सरबराह के पास क्या यह इख्तियार है कि वो इस्तीफा मांगे, या उसका काम यह है कि वो मुतलका इदारे को, वो नैब हो, वो FIA हो, वो जो भी, उनको उसका सबूत दे और कहे ये सबूत है, इसके खिलाफ प्रोसिक्यूट करे उसको। क्या आईएसआई का सरबराह या किसी भी इदारे का सरबराह, इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो केस का फैसला तो सुना सकते हैं। सारी सुप्रीम कोर्ट बैठ के किसी को कह सकती है इस्तीफा दो? नो। सारी फौज कह सकती है इस्तीफा दो? नो। लीगली तो नहीं कह सकते। अगर किसी ने कहा तो ये तजावुज था। अब खान साहब का बयानिया यह है कि जनाब उन्होंने करप्शन के सबूत पकड़े, तो कहा हमारा बयानिया यह है कि जनाब जिनके खिलाफ करप्शन के सबूत नहीं थे उनके खिलाफ क्या किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के खिलाफ कौन से करप्शन केसेस पकड़े गए थे? बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ कौन से करप्शन केसेस पकड़े गए थे? इसी तरह होता रहा माजी में। और हम कह रहे हैं कि माजी जो था अब उसको दफन करें। ये माजी की मिसालें हैं कि माजी में ये हुआ, फलां ने ये किया, आज तक होता रहा। ओके, अब आइंदा आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? एक आईनी हुक्मरानी चाहिए कि आइन के अंदर दिए गए तरीकाकार और अपने अपने इख्तियार के तहत हुक्मरानी की जाए, इदारों को चलाया जाए और पाकिस्तान के अवाम की आज़ादाना राय से यहाँ पे बगैर मदाखलत के इलेक्शन हो, उनकी मर्जी से लोगों को वोट पड़े और लोग भी वोट अपने असूल की बुनियाद पर दें और अवामी हाकमियत के नतीजे में सियासतदान अपना काम करें, फौज अपना करे, अदलिया अपना करे और आइन के ढांचे के अंदर सारे काम करें। ये एक मुतालबा है। इस मुतालबे में कौन सी ऐसी बात है? मियां साहब भी यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं और हमारा तो 50 साल से ये मुतालबा है। बहुत शुक्रिया। खैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये मामला असल में जा कहाँ रहा है, हुकूमत का भी, ऑपोजिशन का भी। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, हामिद मीर साहब से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ सीनियर साहब तजज़ियाकार हामिद मीर साहब मौजूद हैं। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, एग्जैक्टली हुकूमत की हिकमत अमली क्या है? उस्मान बुज़दार साहब से आज वफाकी वज़रा की मुलाकात भी हुई है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि कानून तोड़ा तो गिरफ्तार किया जाएगा। कोई हिकमत अमली है इस वक्त हुकूमत के पास कि इन्हें पहली जेल में डाल दिया जाए? ये क्या सोच रही है हुकूमत? शाहजेब खानज़ादा साहब, देखिए हुकूमत जो है वो 2 साल से आप देख रहे हैं वो कहती कुछ है करती कुछ है। और आज वज़रा का लाहौर में जाके वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करना और आज ही के दिन
वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से एक पूरी तकरीर जो है वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ करना, तो इससे आपको यही नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो है वो काफ़ी कंसर्न्ड है। भले वो ये कह रहे हैं जी कि हमें कोई परवाह नहीं है, अपोजिशन जितने मर्जी जलसे कर ले। वो ये भी कहते हैं कि जी आप जब इस्लामाबाद आएंगे, धरना देंगे, हम आपको कंटेनर भी देंगे, लेकिन ऐसी बात है नहीं है, लगता नहीं है, क्योंकि जो लाहौर में एक बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ उसको लाहौर पुलिस ने ओन कर लिया और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसको डिसोन कर रही है। तो ये जो पिछले 8-10 दिन है, इसमें हुकूमत के अंदर के बहुत से तजादात जो हैं वो सामने आए हैं। पहले नवाज शरीफ की तकरीर चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए, इस पर भी हुकूमत की पॉलिसी एक नहीं थी, बहुत सी कंट्राडिक्शन सामने आई। और फिर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ जो बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें भी जो इंटरनल कंट्राडिक्शंस हैं, डिफरेंसेस हैं, वो खुल के सामने आए हैं। और आज जो वज़रा ने मुलाकात की है वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म की तकरीर है, तो फोकस आप देख ले तो अभी अपोजिशन जो है उसके जलसे शुरू नहीं हुए हैं और हुकूमत ने उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश शुरू कर दी है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म साहब इस तरह की कुछ मज़ीद तकारीर भी करने वाले हैं और उनके लिए इवेंट्स को तरतीब दिया जा रहा है कि 16 से पहले वो 1-2 ऐसी मज़ीद तकारीर भी करेंगे। तो लगता ये है कि जब 16 का जलसा हो जाएगा और अगर ये 16 का जलसा बड़ा हो गया तो उसके बाद मुझे लगता यह है कि जो अपोजिशन की कुछ अहम शख्सियात हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और इस सिलसिले में जो मेन किरदार होगा वो मुस्लिम लीग नून का और JUI का होगा और कोशिश की जाएगी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात पैदा किए जाएँ, जो कि कोशिश की जा रही है काफ़ी, लेकिन वो अभी तक कोशिश कामयाब नहीं हुई है। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। वैसे मगर इख्तलाफ क्या सिर्फ इस्तीफों की टाइमिंग की हद तक है? ख्वाजा आसिफ साहब एक इशारा देते हैं, फिर नून लीग पीपल्स पार्टी ये भी कहते हैं कि जी इस्तीफों का तो आगे जाके डिसाइड होगा, या मसला कुछ और है? और किस हद तक इख्तलाफ है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में? नहीं, देखें, इसमें APC के अंदर काफ़ी डिबेट हुई है और मैं आपको बिल्कुल एक सहाफ़ी के तौर पे मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि इस मौजू पर, इस इशू पे मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक राय नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि हम इस्तीफे दे देंगे, वो कह तो रहे हैं, लेकिन जब इस्तीफे देने की बारी आएगी तो हो सकता है कि वो 100 दफ़ा सोचें। लेकिन इसमें जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और JUI और बाकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, इनके दरमियान जो तय हुआ है वो ये है कि हम ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने में हम हुकूमत पर हर तरह का दबाव डालने की कोशिश करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। और इनको यकीन है कि हम इतनी पब्लिक को मोबिलाइज कर देंगे कि हम अपने मतलूबा मकासद जो हैं वो दिसंबर से पहले हासिल कर लेंगे। ये इनका ख्याल है। आप इससे इत्तफाक भी कर सकते हैं, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। और अगर वाकई पब्लिक की मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई और अवाम ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया, तो फिर हो सकता है कि फिर पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तफाक कर ले और वो भी इस्तीफे दे दे। लेकिन अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी तक पीपल्स पार्टी जो है उसने मुस्लिम लीग नून को या JUI को ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं दी कि हम इस्तीफे देंगे। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आने वाले दिनों में नवंबर के महीने में गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होना है, शाहजेब खानज़ाद साहब, और उस गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अलहदा हैं, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अलहदा हैं, PTI के उम्मीदवार अलहदा हैं। तो जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे अपोजिशन के इत्तेहाद को फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी जो है उसकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है, वहाँ मुस्लिम लीग नून की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है और PTI जो है वो कोशिश करेगी कि वहाँ पे इलेक्शन जीते। तो वहाँ पे अगर अपोजिशन के वोट जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में तकसीम होते हैं तो उसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वफाकी हुकूमत में मौजूद क़यादत है वो कोशिश कर रही है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी लड़ते रहें। कुछ लोगों ने कोशिश की है अपोजिशन के अंदर कि गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो सीट एडजस्टमेंट कर लें, कुछ एक दूसरे के साथ मुफाहमत करके कुछ कोलैबोरेशन कर लें ताकि PTI को टफ टाइम दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हों और PDM के प्लेटफॉर्म पे वो मिल के कहें कि जी हम इस्तीफे भी दे देंगे। तो जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और है, लेकिन बिलावल साहब जो कह रहे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं वो कुछ और है।
बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद एक ऐसी खबर जो ना हुकूमत के लिए अच्छी है ना आवाम के लिए अच्छी है। ब्रेक के बाद महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है, मजीद हो गया है। खासतौर पर खाने पीने की चीज़ें मजीद महंगी हो गई हैं। आज जो इस हफ्ते के सरकारी अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं वो परेशान कुन हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में महंगाई में 1.2% का इजाफा हुआ है। इस हफ्ते टमाटर की कीमत में 16% का इजाफा हुआ, प्याज की कीमत में 12%, अंडे की कीमत में 10%, इसके अलावा मुर्गी की कीमत में 5%, 20 किलो आटे की थैली की कीमत में तकरीबन 3%, आलू की कीमत में 2% और चीनी की कीमत में 1% का इजाफा हुआ है। और अगर अक्टूबर के पहले हफ्ते का गुज़िश्ता साल अक्टूबर के पहले हफ्ते से मुवाजना किया जाए तो सूरत हाल मजीद परेशान कुन नजर आती है। और एक साल में टमाटर की कीमतों में 117% का इजाफा हो चुका है, मिर्चों की कीमत में 86%, आलू की कीमत में 64%, मूंग की दाल की कीमत में 41%, अंडे की कीमत में 40%, माश की दाल 34%, चीनी की कीमत में 32%, मसूर की दाल 25% और डबल रोटी की कीमत में 19% का इजाफा हो चुका है। आटे की कीमत में 18% और घी की कीमत में 17% का इजाफा हो चुका है। खाने पीने की चीज़ों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, खासतौर पर आटे और चीनी की कीमतों में। हालांकि गुज़िश्ता साल जब आटे और चीनी का बहरान आया, हुकूमत ने कमेटियां बनाई, फिर इन कमेटियों की रिपोर्ट सामने आने के बाद हुकूमत ने शुगर कमीशन बनाया। इस शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 1 किलो चीनी की कीमत मुनाफा और टैक्स के साथ सिर्फ 63 रुपये 13 पैसे बनती है। फिर हुकूमत ने चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान किया और बार बार क्रैकडाउन का ऐलान करते रहे और कहते रहे कि चीनी की कीमतें कम होंगी, कहते रहे कि आटे की जखीरा अंदोज़ी नहीं की जाएगी और कीमतें कम होंगी, मगर चीनी और आटे की कीमत कम नहीं हो रही। सूरत हाल ये है कि इस हफ्ते चीनी की कीमत 110 रुपये तक पहुंच गई है। मुल्क में चीनी की कम से कम कीमत 95 रुपये है। इसी तरह आटे की कम से कम कीमत 860 रुपये है और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 1500 रुपये है। चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 110 रुपये है। मगर मसला ये है कि 860 रुपये का जो आटा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मिल रहा है उसका मयार इतना ख़राब है कि शहरियों का कहना है कि ये आटा खाने के काबिल नहीं है। हम मुख्तलिफ शहरों से आपको अवाम और दुकानदारों के हवाले से राय दिखा चुके हैं। दुकानदार कहते हैं अवाम वापस कर देते हैं, अवाम कहते हैं कि आटा खाया ही नहीं जा सकता, इसलिए वो भी महंगा आटा ही खरीदने पर मजबूर है। इस वक्त ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि कल साबिक वज़ीर ख़जाना और माहिर मईशत हफीज़ पाशा ने बताया कि एक साल में अवाम की जेब से सिर्फ गंदुम और चीनी की कीमत की वजह से, सिर्फ गंदुम और चीनी, दूसरी अशिया नहीं, उनकी वजह से 330 अरब रुपए अवाम की जेब पर इजाफी बोझ पड़ा है और यह गुर्बत में मजीद इजाफे का बाइस बन रहा है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, हुकूमत के हवाले से एक और खबर पर बात करेंगे। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने आज मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी है। पीटीए के एलामिये के मुताबिक टिकटॉक के गैर मुहज़्ज़िब और गैर अखलाकी मवाद के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायत की वजह से टिकटॉक को ब्लॉक करने का फैसला किया है। एलामिये में मजीद कहा गया है कि पीटीए ने टिकटॉक को नोटिस जारी किया था कि वो गैर कानूनी मवाद के खिलाफ पीटीए की हिदायत पर अमल करते हुए उसको रोकने के लिए अपना मैकेनिज्म बनाए, जिसके लिए टिकटॉक इंतजामिया को काफ़ी वक्त भी दिया गया, लेकिन इस दौरान तसल्ली बख्श जवाब जमा नहीं कराया गया, जिसके बाद इस एप्लीकेशन को ब्लॉक करने का फैसला किया गया है। पीटीए ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर टिकटॉक गैर कानूनी मवाद को रेगुलेट करने के हवाले से तसल्ली बख्श मैकेनिज्म पेश करे तो पीटीए अपने फैसले पर नज़रसानी कर सकता है। पाकिस्तान में ये पहली बार नहीं है, पीटीए पहले भी कई एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स पर पाबंदी लगा चुका है और ये मौका अख्तियार करता रहा है कि ये ऐप्स और वेबसाइट्स फहाशी फैला रही हैं। इस हवाले से डिजिटल राइट्स ग्रुप्स अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कह चुका है कि पीटीए कैसे इस बात का फैसला करता है कि कौन सा मवाद फहाश, गैर अखलाकी, गैर कानूनी, इश्तियाल अंगेज़, नफरत अंगेज़ या गैर मुहज़्ज़िब है, क्योंकि इस हवाले से पाकिस्तान के आइन और कानून में भी कोई वाज़ेह हुदूद मुतय्यन नहीं की गई हैं और ऐसे इक़दाम पर सवालात उठते रहे हैं कि पाबंदी किसी मसले का हल नहीं है बल्कि खुद एक मसला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।